गुप्त शासन में चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जिस शासक का हम अध्ययन करेंगे वो है कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम को महेंद्रादित्य भी बोला गया है। अगर हम कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि 415 से 455 ईस्वी तक इनका शासनकाल पाया जाता है। इस प्रकार से गुप्त शासनकाल में लगभग 40 वर्ष तक कुमारगुप्त प्रथम द्वारा शासन किया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव देवी से कुमारगुप्त सबसे बड़े उत्पन्न पुत्र थे। इनके एक छोटे भाई गोविंद गुप्त का भी नाम पाया जाता है और कुमारगुप्त के समय में उन्हें बशाड़ का राज्यपाल बताया गया है। बशाड़ जिसे कि वैशाली भी बोला गया है। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि उत्तराधिकार के गद्दी के लिए गोविंद गुप्त और कुमारगुप्त के बीच में कोई युद्ध हुआ था और कुमारगुप्त ने गोविंद गुप्त को बलपूर्वक हटा करके राज सिंहासन पर अधिकार किया था। लेकिन इतिहासकारों के इन बातों को कोई मान्यता नहीं दी गई है और कुमारगुप्त के जो कुल 40 वर्ष का शासन पाया गया है उसमें इस बात का कोई वर्णन नहीं मिलता है। फिलहाल कुमारगुप्त प्रथम के अगर हम शासनकाल में देखते हैं तो 40 साल के दीर्घकालीन शासन में उसने कोई बहुत बड़ी विजय नहीं प्राप्त की थी, लेकिन उसके शासन का एक महत्वपूर्ण काल था जिसमें कि उसने अपने पिता के अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय के विशाल साम्राज्य का जो उत्तराधिकार प्राप्त किया था उसको उसने बरकरार रखा था। कुमारगुप्त प्रथम को जब हम देखते हैं तो इनके बारे में जो सबसे अधिक जानकारी मिलती है वो मंदसौर अभिलेख से मिलती है। मंदसौर अभिलेख कुमारगुप्त के शासन के बारे में बहुत कुछ बताता है और मंदसौर अभिलेख में जो लिखा गया है उसका अगर भावार्थ हम पढ़ते हैं तो उसका भाव निकलता है कि कुमारगुप्त इस पृथ्वी पर ऐसा शासक था जिसका राज्य चारों ओर से समुद्र से घिरा था। सुमेर तथा कैलाश पर्वत जिसके लिए पयोधर के समान थे, सुंदर वाटिकाओं में खिले फूल जिसकी हंसी के समान थे। तो फिलहाल कुमारगुप्त के बारे में जो सबसे पहला हमको जानने का साधन मिलता है उसमें पाया गया है अभिलेख। कुछ ऐसे अभिलेख जो बताते हैं कि कुमारगुप्त का शासन कैसा था या कुमारगुप्त प्रथम का इतिहास क्या था। कुमारगुप्त के समय में हमको लगभग 18 ऐसे अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनसे कुमारगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। गुप्त काल के अगर इतिहास में हम देखते हैं तो इससे अधिक किसी भी शासक के अभिलेख नहीं पाए गए हैं। अन्य किसी गुप्त शासक के इतने साक्ष्य नहीं मिले हैं जितने कि साक्ष्य कुमारगुप्त के बारे में मिले हैं। कुमारगुप्त के बारे में जो सबसे पहला अभिलेख बताता है उसे बिलसद का उपयोग अभिलेख बोलते हैं। बिलसद अभिलेख कुमारगुप्त के शासन का प्रथम अभिलेख है। इसमें उसके शासन का 415 ईस्वी या गुप्त संवत का 90 संवत प्रदर्शित होता है। बिलसद उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। जो बिलसद है वो एटा उत्तर प्रदेश में पाया गया है। बिलसद का अभिलेख इसमें कुमारगुप्त प्रथम तक के गुप्त शासकों की संपूर्ण वंशावली प्राप्त होती है। इस लेख में बिलसद के लेख में शर्मा नामक एक ब्राह्मण द्वारा उस समय स्वामी महासेन जिन्हें कि कार्तिकेय के मतलब बोला गया है, तो उस ब्राह्मण शर्मा द्वारा महासेन अर्थात कार्तिकेय के मंदिर और धर्म संघ बनवाए जाने का उल्लेख मिलता है।
तो बिलसत का जो अभिलेख है ये कुमारगुप्त के बारे में बताता है। इसके बाद जो अगला अभिलेख पाया जाता है उसे गढ़वा का अभिलेख बोलते हैं। गढ़वा में उसके दो अभिलेख मिले हैं और गढ़वा जो है इलाहाबाद या आज के प्रयागराज में मिलता है। इलाहाबाद जिले में स्थित गढ़वा से कुमारगुप्त प्रथम के दो शिलालेख मिलते हैं जिन पर कि गुप्त संवत का 98 वाला वर्ष या 98वां वर्ष लिखा मिलता है। और अगर ईस्वी में देखते हैं तो 417 ईस्वी का ये अभिलेख उत्कीर्ण है। इसमें भी किसी दान ग्रह को 10 से 12 दिनार दिए जाने का उल्लेख मिलता है। जो तीसरा अभिलेख पाया गया है वो है मंदसौर का अभिलेख। मंदसौर या मंदसौर भी इसे बोला गया है। मंदसौर अभिलेख प्राचीन मालवा का क्षेत्र था जिसे कि उस समय दसपुर भी बोला गया है। मंदसौर के अभिलेख से कुमारगुप्त का जो लेख मिलता है वो 529 ईस्वी या के आसपास विक्रम संवत जो है वो 129 ईस्वी या 473 ईस्वी का पाया गया है। ये जो मंदसौर का अभिलेख है ये एक प्रशस्ति के रूप में है, अर्थात ये गेय पद में है और इसकी रचना जो है वत्स भट्ट ने की थी। वत्स भट्ट। और मंदसौर जो है वो प्रशस्ति है, अर्थात गेय पद में प्रशंसा लिखी गई है और वत्स भट्ट द्वारा लिखाया गया है। वत्स भट्ट संस्कृत का एक प्रकांड विद्वान था और जब इस लेख का अध्ययन किया गया तो इसमें पाया गया कि कुमारगुप्त के राज्यपाल बंधु वर्मा का भी इसमें नाम मिलता है जो कि मालवा क्षेत्र में शासन करता था। इसमें एक सूर्य मंदिर के निर्माण का भी उल्लेख पाया गया है। कुमारगुप्त के बारे में जो अगला अभिलेख मिलता है वो है करमदंडा का अभिलेख। करमदंडा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले से ये अभिलेख मिलता है। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले जिसे कि आज का अयोध्या जिला बोला गया है। फैजाबाद जिले में जो ये अभिलेख पाया गया है इसे करमदंडा का अभिलेख बोलते हैं और इसमें 117 विक्रमी संवत का उल्लेख है। ईस्वी के हिसाब से 436 ईस्वी में अंकित हैं। ये एक शिव प्रतिमा के अधोभाग में उत्कीर्ण है और इस प्रतिमा की जो स्थापना है वो कुमारगुप्त के मंत्री, जिसे कि मंत्री को समय कुमारा मात्य भी बोलते थे, पृथ्वी सेन द्वारा बनवाया गया है। तो इस जो शिव की प्रतिमा का निर्माण किया गया है वो पृथ्वी सेन द्वारा कराया गया है जो कि कुमारगुप्त का कुमारा मात्य या मंत्री था। कुमारगुप्त के बारे में जो एक अगला अभिलेख मिलता है वो है मन कुंवर का अभिलेख। मन कुंवर जो स्थान है वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद या आज का प्रयागराज, वहां पर यह अभिलेख पाया गया है। मनकुंवर के लेख में गुप्त संवत 129 या 448 ईस्वी का उल्लेख मिलता है। ये एक बुद्ध की प्रतिमा है और उसके निचले भाग में इसमें जो है वो लेख उत्कीर्ण मिलता है। मनकुंवर जो है वो बुद्ध की प्रतिमा है, बुद्ध जी की, और इसके निचले भाग में कुछ लेख मिलता है जो कि मनकुंवर का अभिलेख कहलाता है।
और बुद्ध जी की इस मूर्ति की जो स्थापना है वो बुद्ध मित्र भिक्षु द्वारा कराई गई थी। बुद्ध मित्र जो एक बौद्ध भिक्षु था उसके द्वारा मनकुआ नामक स्थान पर एक बुद्ध जी की प्रतिमा का निर्माण कराया गया था और उसी में कुमार गुप्त के प्रथम के कुछ इतिहास का वर्णन मिलता है। अगला जो लेख है अभिलेख है वो है मथुरा का। मथुरा खुद अपने आप से ही पता चलता है कि उत्तर प्रदेश का है। ये भी एक मूर्ति के आधे भाग में उत्कीर्ण लेख है जिस पर गुप्त संवत 135 या 454 ईस्वी की तिथि अंकित पाई गई है। इस मूर्ति का ऊपर का हिस्सा टूटा है परंतु लेख पर एक धर्मचक्र उत्कीर्ण होने से ऐसा निष्कर्ष निकलता है कि ये कोई बौद्ध प्रतिमा रही होगी और इस पर भी कुमार गुप्त प्रथम के शासन का उल्लेख मिलता है। इसके बाद जो है वो है सांची का अभिलेख। सांची के अभिलेख से कुमार गुप्त का 131 विक्रमी संवत या 450 ईस्वी का इतिहास मिलता है। इसमें किसी हरि स्वामिनी द्वारा सांची के आर्य संघ को दान देने का उल्लेख मिलता है जो कि धन के रूप में दिया गया था। इसके बाद जो कुमार गुप्त के बारे में बताता है वो है उदयगिर का लेख। उदयगिर का जो गुहा या गुफा लेख है इसमें गुप्त संवत 106 या 425 ईस्वी अंकित है और ये एक जैन अभिलेख है जिसमें कि किसी शंकर नामक व्यक्ति द्वारा इस स्थान पर जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित किए जाने का विवरण सुरक्षित है। और जो अगला लेख है वो है तुमैन। तुमैन का अभिलेख। तुमैन जो है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के ग्वालियर नामक स्थान पर मिलता है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में यह स्थान स्थित है। यहाँ से गुप्त संवत 116 या 435 ईस्वी का लेख मिलता है। ये भी कुमार गुप्त के शासनकाल के समय का है और इसमें कुमार गुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। जो कुमार गुप्त का अगला अभिलेख मिलता है वो है बंगाल का। बंगाल से कुमार गुप्त कालीन 3 ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं जिसमें कि पहला है धनदेई। बंगाल का जो अभिलेख मिला है वो 3 है और ये ताम्रपत्र में है जिसमें सबसे पहला है धनदेई। धनदेई बंगाल या आज का अगर हम पार्ट देखते हैं तो बांग्लादेश का है और राजशाही जिले में मिलता है। राजशाही और आज का बांग्लादेश, यहाँ पर ये धनदेई अभिलेख या ताम्रपत्र मिलता है। ये गुप्त संवत 113 या 432 ईस्वी का ताम्रपत्र है जो कि कुमार गुप्त के समय का है। इसमें कुमार गुप्त को परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परम देवत कहा गया है तथा बराह स्वामी नामक एक ब्राह्मण को भूमि दान में दिए जाने का उल्लेख इस ताम्रपत्र में पाया गया है। अगला जो बांग्लादेश से मिलता है वो है दामोदरपुर। दामोदरपुर भी आज के उस समय के बंगाल क्षेत्र या आज का बांग्लादेश है
और बांग्लादेश में दौनाजपुर नामक एक स्थान है, दौनाजपुर, वहां पर दामोदरपुर का ताम्रपत्र मिलता है। इसमें गुप्त संवत 124 या 443 ईस्वी तथा 448 ईस्वी के कुमारगुप्त के 2 लेख मिलते हैं। इसमें उसके शासन व्यवस्था पर काफी प्रकाश डाला गया है और उस समय इस क्षेत्र को पुंडुवर्धन कहा जाता था, जहां पर चिरादत्त नामक एक शासक का उल्लेख मिलता है और इस लेख में कुमारगुप्त के अनेक पदाधिकारियों के भी नाम मिलते हैं। और बांग्लादेश या बंगाल से जो तीसरा ताम्रपत्र पाया गया है वो है बैग्राम ताम्रपत्र। ये जो है बांग्लादेश के बोगरा जिले में स्थित है। तो बंगाल का अभिलेख तो हम कहते हैं, लेकिन अगर आज के हिसाब से हम देखते हैं तो ये सभी अभिलेख बांग्लादेश में पाए गए थे। बांग्लादेश के बोगरा जिले में तुमैर का अभिलेख मिलता है और ये गुप्त संवत 128 या ईस्वी में देखते हैं तो 447 ईस्वी का कुमारगुप्त का इसमें लेख मिलता है। यह गोविंद स्वामी के मंदिर के निर्वाह के लिए भूमि दान में दिए जाने का जिक्र अपने में संजोए है। कुमारगुप्त के इन अभिलेखों के बाद जो उसके बारे में कुछ जानकारी मिलती है वो मुद्रा अभिलेखों से भी मिलती है और भारत के विशाल भूभाग में कुमारगुप्त की स्वर्ण, रजत या चांदी की तथा तांबे के सिक्के प्राप्त होते हैं, जिसमें कि कई नवीन प्रकार के स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित करवाई थी और इसमें एक प्रकार की मुद्रा पर मयूर को खिलाते हुए राजा का चित्र दिखाया गया है। इसके पृष्ठभाग पर मयूर पर आसीन कार्तिकेय की आकृति उत्कीर्ण मिलती है। हम देखते हैं तो मध्य भारत में चांदी के सिक्कों का प्रचलन भी कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में कराया गया था और मुद्राओं पर गुप्त काल का जो चिर परिचित जो चिन्ह था, जिसे कि गरुड़ चिन्ह बोलते थे, उसको बदल करके कुमारगुप्त द्वारा मयूर की आकृति उत्कीर्ण कराई गई थी। इसी प्रकार से कुमारगुप्त द्वारा अश्वमेध प्रकार के, व्याघ्र नियंता प्रकार के, अश्वारोही प्रकार के, धनुर्धारी प्रकार के, गजारोही प्रकार के और कार्तिकेय प्रकार की मुद्राएं प्राप्त होती हैं, जिन पर की उसकी विभिन्न उपाधियां महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, महेंद्र सिंह, अश्वमेध महेंद्र आदि का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त के शासन का अगर हम अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि अभिलेखों और उसके सिक्कों पर जो उत्कीर्ण तिथि है उसमें कुमारगुप्त का जो एक शासन है उसको निर्धारित करने में काफी सहायता मिलती है। इसके शासन काल की जो प्रथम तिथि है वो गुप्त संवत 90 या 415 ईस्वी की है, जो कि हमें बिलसद के अभिलेख से प्राप्त होती है। और बिलसद में 90 की तिथि विक्रम संवत 96 या 415 ईस्वी से ये मदद मिलती है कि वो 415 ईस्वी में गुप्त शासन की गद्दी पर बैठा था। और इसकी जो अंतिम तिथि का निर्धारण होता है वो एक चांदी के सिक्के से होता है, जिसमें कि 136 गुप्त संवत या 455 ईस्वी अंकित है। और ये उसके उत्तराधिकारी स्कंद गुप्त के शासन की प्रथम तिथि है। तो इससे पता चलता है कि कुमारगुप्त द्वारा लगभग 40 वर्ष तक शासन किया गया था। अगर कुमारगुप्त के हम विजय को देखते हैं तो उसके द्वारा किसी सैनिक अभियान का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, ना ही उसके लेखों में अथवा उसके किसी भी सिक्के से ऐसी जानकारी प्राप्त होती हो कि उसने कोई विजय पाई हो। इतिहासकारों ने उसके व्याघ्र नियंता
जो सिक्के हैं उसके हिसाब से अंदाजा लगाया कि उसके द्वारा जो है गुप्त साम्राज्य में नर्मदा नदी को पार करके व्याघ्र वाले जंगली क्षेत्रों में विजय प्राप्त की गई थी, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं होती है। महाराष्ट्र में सतारा जिले में उसकी 1395 मुद्राएं प्राप्त होती हैं और इसी प्रकार से उसकी 13 मुद्राएं पालीपुर या बरार क्षेत्र में मिलती हैं, लेकिन इन सिक्कों से हम उसके विजय का कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से एक उसका सिक्का मिलता है जिसमें कि उसे बंग निहंता प्रकार का सिक्का बोलते हैं और इसमें कुमार गुप्त को गैंडा मारते हुए दिखाया गया है। इस आधार पर इतिहासकारों ने ये निष्कर्ष निकाला कि कुमार गुप्त द्वारा असम में विजय प्राप्त की गई थी। चूंकि गेंडा जो है वो असम में अधिक पाए जाते थे और गेंडा को मारते हुए दिखाने का आश्रय ये माना गया कि उसके द्वारा असम क्षेत्र में विजय प्राप्त की गई थी, लेकिन इसे भी काल्पनिक कहानी मानते हैं क्योंकि उसके असम विजय के कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं। फिलहाल कुमार गुप्त प्रथम के अभिलेखों से पता चलता है कि पुष्प मित्र नामक एक जाति का कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल में आक्रमण हुआ था, लेकिन इसका भी कोई पुष्टित प्रमाण नहीं पाया गया है और ये पाया गया है कि पुष्प मित्र नामक जो जाति है उसका आक्रमण कुमार गुप्त के अंतिम दिनों में हुआ था। कुमार गुप्त के पुत्र जिन्हें कि स्कंद गुप्त बोलते हैं और स्कंद गुप्त के भीतरी लेख में पुष्यमित्र जाति के आक्रमण का उल्लेख मिलता है, जिसमें कि बताया गया है कि पुष्यमित्रों की सैनिक शक्ति और संपत्ति काफी अधिक थी और उनके प्रलयंकारी आक्रमण से गुप्त शासन की राजलक्ष्मी भी विचलित हो गई थी और स्कंद गुप्त जैसे शासक को उस समय पूरी रात पृथ्वी पर ही जा करके बितानी पड़ती थी। फिलहाल इतिहास में अगर हम देखते हैं तो इस आक्रमण का कोई विवरण प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं तो कुमार गुप्त के शासन काल में किसी भी जात या किसी जैसे पुष्यमित्र जात या किसी अन्य आक्रमण का कोई उल्लेख नहीं मिलता है और पुष्यमित्र जाति के आक्रमण को एक साधारण सत्य की भांति ही दिखाया गया है। तो इस प्रकार से इस बात से सहमत नहीं हुआ जा सकता है कि पुष्यमित्र जाति का जो आक्रमण था वो कुमार गुप्त के शासनकाल में हुआ। फिलहाल इतिहास या कुछ पुराणों पर अगर हम देखते हैं तो भारत में पुष्यमित्र नामक एक जाति पाई जाती थी और इनका उल्लेख वायु पुराण तथा जैन कल्पसूत्र में मिलता है, जिसमें कि बताया गया है कि नर्मदा नदी के मुहाने पर इनका शासन काल या शासन पाया जाता था और इनके आक्रमण से गुप्त साम्राज्य काफी अस्त व्यस्त हो गया था, लेकिन पुष्यमित्र पर गुप्तों की विजय की कोई जो सूचना है वो कुमार गुप्त को मिलती इससे पहले ही कुमार गुप्त दिवंगत हो चुके थे। कुमार गुप्त के अगर हम सिक्के देखते हैं तो ये पाया जाता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था और उसके द्वारा अश्वमेध प्रकार के सिक्के प्रचलित कराए गए थे। अश्वमेध प्रकार के सिक्कों के मुख्य भाग पर यज्ञ वेदी पर बंधे हुए घोड़े की आकृति और पृष्ठ भाग पर अश्वमेध महेंद्र मुद्रा लेख अंकित है, परंतु कुमार गुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ किस उपलक्ष्य में कराया गया था इसका कोई विवरण प्राप्त नहीं होता है। कुमार गुप्त के अगर अभिलेख और उनकी मुद्राओं का हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि उसके अनेक पदाधिकारियों के नाम हमें मिलते हैं। कुमार गुप्त के अभिलेखों से पता चलता है कि उस समय राज्य को या प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। विभिन्न प्रकार के लेखों से
जो कुमार गुप्त के कुछ शासक का उल्लेख मिलता है उसमें जो सबसे पहला नाम है वो है क्षीरादत्त। अगर हम कुमार गुप्त के कुछ मंत्री या उसके राज्यपालों का नाम पाते हैं तो सबसे पहला जो नाम पाया गया है वो क्षीरादत्त का है। क्षीरादत्त के जो नाम का उल्लेख है वो दामोदरपुर के ताम्रपत्र में दिखाया गया है और उसे कुमार गुप्त के शासनकाल में पुंड्रुवर्धन नामक प्रांत या भुक्त का, पुंड्रुवर्धन जिसे कि उत्तरी बंगाल कहा गया है, वहां का राज्यपाल बताया गया है। इसी प्रकार से घटोत्कच गुप्त का भी उल्लेख मिलता है। घटोत्कच गुप्त, घटोत्कच गुप्त भी एरन प्रदेश या पूर्वी मालवा का शासक था और इसके अधीन तुम्बर नामक क्षेत्र भी सम्मिलित था। तुम्बर या तुमैन मध्य प्रदेश का गुना जिले में जो स्थित क्षेत्र है वो कहलाता है। तो इस लेख में उसके घटोत्कच नामक एक सामंत या राज्यपाल का उल्लेख मिलता है। अगला जो है वो है बंधु वर्मा। बंधु वर्मा का जो उल्लेख मिलता है वो कुमार गुप्त के मंदसौर अभिलेख से मिलता है, जिसमें कि उसे पश्चिमी मालवा क्षेत्र या जिसे दसपुर बोलते हैं वहां का राज्यपाल बताया गया है। इसी प्रकार से पृथ्वी सेन नामक एक उसके राज्यपाल का उल्लेख मिलता है या सचिव का उल्लेख मिलता है और इसका उल्लेख पृथ्वी सेन का उल्लेख करमदंडा के लेख में मिलता है। इसमें उसे सचिव या कुमारा मात या महाबलाधिकृत कहा गया है और उसका जो कार्यस्थल है वो अवध का क्षेत्र मिलता है। चूंकि करमदंडा का जो लेख है वो अयोध्या या फैजाबाद क्षेत्र में पाया गया है, तो इससे पता चलता है कि पृथ्वी सेन का जो शासन था वो अवध क्षेत्र के आसपास रहा होगा। हम देखते हैं तो गुप्त शासन में प्रांतीय शासकों को उपरक महाराज की भी संज्ञा दी गई है। कुमार गुप्त या महेंद्रादित्य के शासनकाल में हम देखते हैं तो कुमार गुप्त भी अन्य गुप्त शासकों की भांति अपने पिता चंद्रगुप्त के समान वैष्णव था। जैसे कि गढ़वा लेख में उसे परम भागवत कहा गया है। गढ़वा लेख में लिखा है परम भागवता महाराजाधिराजे श्री कुमार गुप्त राज्य। परंतु इससे हम ये निष्कर्ष नहीं निकालते हैं कि वो वैष्णव धर्म के प्रति पूर्ण रूप से कट्टर था। वैष्णव होने के बाद भी कुमार गुप्त अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु भावना रखता था, क्योंकि विभिन्न लेखों में इस बात की पुष्टि होती है कि उसके शासनकाल में गौतम बुद्ध, शिव, सूर्य आदि देवताओं की उपासना में कोई विघ्न नहीं पड़ता था, बल्कि उन्हें पर्याप्त सहायता और प्रोत्साहन दिया जाता था। मन कुंवर अभिलेख से पता चलता है जैसे कि बुद्ध मित्र नामक एक बौद्ध भिक्षु ने महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनवाई थी। इसी प्रकार से करमदंडा अभिलेख से पता चलता है कि उसके राज्यपाल पृथ्वी सेन द्वारा, जो कि शैव मत का अनुयायी था, शंकर जी की मूर्ति बनवाई गई थी। मंदसौर के अभिलेख से, जो कि पश्चिम मालवा में उसका राज्यपाल था, उसके द्वारा सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो ये सब दिखाते हैं कि कुमार गुप्त धार्मिक सहिष्णुता को प्रकट करता था, अर्थात उसके समय में सभी धर्मों का समान रूप से आदर होता था। कुमार गुप्त के शासनकाल में ही नालंदा क्षेत्र में बौद्ध महाविहार की स्थापना कराई गई थी। ह्वेनसांग, जो कि एक चीनी यात्री है, उसके द्वारा जो विवरण प्रस्तुत किया गया था उसमें नालंदा के बौद्ध महाविहार का जो संस्थापक है वो शक्रादित्य को बताया गया था और शक्रादित्य का जो तात्पर्य है वो कुमार गुप्त प्रथम से ही माना गया है और उसकी एक जो दूसरी उपाधि है वो महेंद्रादित्य बताई गई है।
चूंकि शक्रादित्य और महेंद्रादित्य जो दोनों लगभग समानार्थी शब्द हैं, तो इससे पता चलता है कि ये कुमारगुप्त प्रथम के बारे में ही जिक्र करते हैं। कुमारगुप्त प्रथम को अगर हम देखते हैं तो पाते हैं कि गुप्त शासकों में वो काफी उदार शासक था और अपने शासनकाल में उसके द्वारा अनेक संस्थाओं को दान दिया गया था। तो इस प्रकार के इतिहास से हम देखते हैं तो कुमारगुप्त द्वारा गुप्त शासन में कोई बहुत बड़ी विजय नहीं प्राप्त की गई थी, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया गया था, लेकिन अपने पिता चंद्रगुप्त द्वितीय के उस विशाल साम्राज्य को बनाए रखा गया था, अक्षुण्ण बनाए रखा गया था, उस पर किसी भी प्रकार से शत्रुओं को हावी नहीं होने दिया गया था। और कुमारगुप्त का जो शासन है वो शांत और सुव्यवस्थित शासन रहा है। उसके समय में गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष की पराकाष्ठा पर था। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वारा या चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा जिस विशाल गुप्त साम्राज्य का निर्माण किया गया था, कुमारगुप्त ने उसे संगठित और सुव्यवस्थित बनाए रखा था। यद्यपि हम पाते हैं कि कुमारगुप्त द्वारा कोई अपने शासनकाल में विजय नहीं प्राप्त की गई थी, कोई बड़ा सैनिक अभियान नहीं चलाया गया था, लेकिन उसके द्वारा अपनी सैनिक शक्ति को छीड़ भी होने नहीं दिया गया था। इससे यह सिद्ध होता है कि उसके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य पूरी तरह से अपनी यथास्थिति में ही बरकरार रहता है। यद्यपि उसके शासनकाल में यह वर्णन मिलता है कि उसके शासनकाल के अंतिम समय में पुष्यमित्रों ने आक्रमण किया था, लेकिन इसका भी साक्ष्य मिलता है कि पुष्यमित्र जाति बुरी तरह से परास्त हुई थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो कुमारगुप्त प्रथम के गौरव को हम कम नहीं मान सकते हैं। किसी भी शासक का गौरव उसके विजय और इतिहास से ही नहीं, बल्कि उसके द्वारा अपने पूर्वज के राज्य को पहले की भांति सुदृढ़ बनाए रखना भी प्रदर्शित करता है। हम देखते हैं तो उसके समय में जो उसका विशाल साम्राज्य था वो उत्तर में हिमालय पर्वत तक पाया गया था, तो दक्षिण में नर्मदा नदी तक उसका विस्तार था। इसी प्रकार से पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में अरब सागर तक कुमारगुप्त का राज्य फैला था, जिसको कि उसने पूरी तरह से सुरक्षित बनाए रखा गया था। इसीलिए कुमारगुप्त को उसके स्वर्ण सिक्कों पर गुप्त कुलामल चंद्र और गुप्त कुल व्योमशसी भी कहा गया है। इससे उसकी ये जो उपाधियां हैं गुप्त कुलाम चंद्र और गुप्त कुल व्योमशसी, ये उसके लिए सार्थक प्रतीत होती हैं कि अपने पिता चंद्रगुप्त द्वितीय की भांति वो एक यशस्वी शासक था। उसके जो मुद्राएं हैं उन पर जो लेख अंकित हैं वो उसके शक्ति और वैभव को प्रदर्शित करती हैं और उसके बारे में बताती हैं कि गुप्त साम्राज्य जो है उसके शासनकाल में उसकी गरिमा सुरक्षित रही है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो कुमारगुप्त द्वारा गुप्त वंश के शासन में अपने राज्य में शांति और सुख पूर्वक शासन किया गया था और उसके द्वारा अपने शासन जो पूर्ववर्ती शासक थे उनके राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा गया था। तो गुप्त शासन में हम देखते हैं तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त द्वारा लगभग 40 वर्ष तक शासन किया जाता रहा है और 40 वर्ष के एक लंबे समय में उसने अपने राज्य को सुव्यवस्थित बनाए रखा था। इसके बाद जो हम अगला अध्ययन करेंगे वो गुप्त शासक स्कंदगुप्त के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे अगले वीडियो का पार्ट होगा। धन्यवाद।